हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइडमैन। तो एक कमेंट आया था कि शुड कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज, तो वापस से दिस विल बी द पार्ट 2। और आज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करेंगे। आज वापस से हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, और वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन। ये इंग्लिश है संस्करण मेरे पास, हिंदी का संस्करण अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है और मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू ऑल। पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया देखा, जहां पर हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के बारे में देखा, लेकिन हमने ब्रिटिश क्राउन के बारे में नहीं देखा था। एक बार क्विक रिविजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो जो एक्ट जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान में हुआ था वो 1773 से 1853 के अराउंड में, और फिर 1857 की क्रांति के बाद में क्राउन रूल शुरू हो गया था, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। नाउ पिछले वाले वीडियो में जो कि मैंने बता चुका था कि ब्रिटिश क्राउन क्या चाहता था, रेगुलेट करना चाहता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट निकाला। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट में आपका गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावर दे दी गई। पावर दे देने के बाद में हुआ ये कि पावर अच्छी खासी मिल गई, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको शायद बात याद होगी। साथ में क्या, एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया फोर्ट विलियम पर कलकत्ता में 1774 को पूरी तरीके से बन गया। एंड देन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ने निर्देश दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो कोई भी अपने पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही वो कोई ब्राइब वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्ट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल को 4 लोग असिस्ट करते थे, और अगर कोई टाई की सिचुएशन आ जाती थी तो गवर्नर जनरल का वोट मैटर रखता था। सिमिलर वे में पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्टैब्लिशमेंट किया। मैंने बताया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो थे जो आपके कमर्शियल अफेयर्स को डील करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो थे जो पॉलिटिकल मैटर्स को डील करते थे। उसके बाद में 1786 का आया, जहां पर गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया गया। सो कमांडर इन चीफ पहले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। एंड देन चार्टर एक्ट 1793 में पहली बार एजुकेशन पर 1 लाख रुपए देने पर ये स्पेंड करना था इंडियंस के टीचिंग के लिए। साथ में जो आपका ट्रेड था, ट्रेड को पूरी तरीके से मोनोपोली जो थी उसको खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट चाय और चीन के। ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करेंगे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, नाउ ही वाज गिवन जो उनका ओहदा था वो हो गया अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड देन मैकॉले वाज फर्स्ट लीगल मेंबर थे उनमें, मैकॉले। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये चीज की गई कि पहली बार सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया फॉर इंडियंस ऑल्सो। ये सब चीजें हमने पिछले वीडियो में देखा था, ताकि मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्या क्या चीजें हुई। नाउ कमिंग बैक टू आवर लेटेस्ट टॉपिक, एक्ट्स पास्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश क्राउन की बात करेंगे। अब ब्रिटिश क्राउन का कब, जब 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद में ब्रिटिश हुकूमत के थोड़े दिमाग में आया कि चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इंडियन पार्टिसिपेशन वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, और ये क्रांति फ्यूचर में ना हो इस तरीके की, इस चीज को अवॉइड करने का पूरा का पूरा था। एक तरीके से मैं कहूंगा कि इसके बाद में जो ब्रिटिश का जो अप्रोच था वो मेनली आपका स्वीट टॉक वाला था। स्वीट टॉक करके, मैनिपुलेट करके, एंड देन चीजों को अपने फेवर में करना, ये पूरा पूरा प्रोसेस था। नाउ सो ब्रिटिश इंडिया क्राउन ने कब किया, जब आपका 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सोवरेनिटी कर ली इंडिया में। ठीक है। अब क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे, ठीक है, नेम वाज चेंज्ड ऑफ गवर्नर जनरल टू वाइसराय। अब वो हो गया वाइसराय, एंड ही बिकेम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो पहले वाइसराय कौन थे, पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, जिस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उसके पास 15 मेंबर थे। कितने मेंबर, 15 मेंबर्स। ओके। और ये लोग अपनी पावर
मतलब वायसराय अपनी पावर तभी तक इस्तेमाल कर पाएगा जब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंजॉय करेंगे, मतलब दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर कर दी गई। नाउ द काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एडवाइजरी इन नेचर, काउंसिल ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेशन भी इंक्लूड किया गया, लेकिन वो केवल और केवल एडवाइजरी नेचर की थी, केवल एडवाइस देने के काम में, और वोटिंग का कुछ भी नहीं था। ठीक है, फाइनल डिसीजन वोटिंग वगैरह, फाइनल डिसीजन तो पूरा का पूरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ही था। ठीक है, नाउ जो मेजर एक्ट था वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसने फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ध्यान रखिएगा लॉ मेकिंग प्रोसेस में। 1833 में आपका सिविल सर्वेंट के लिए था, ठीक है, लेकिन 1861 में आपका हो गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का इंक्लूड होना हो गया। ठीक है, नाउ द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज टू द प्रोविंस ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, क्योंकि बंगाल को बहुत मेजर पावर दे दी गई थी, और उसकी वजह से जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उनके पास पावर्स कम हो गई थी ना, वही पावर रिस्टोर किया गया, लेजिस्लेटिव पावर और अमेंड करने की, किसको, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, मतलब विकेंद्रीकरण मतलब मान लीजिए मैं हूं, मेरे अंडर में 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या मान लीजिए मेरे अंडर में 3 एम्प्लॉय, क्योंकि 10 लोगों को बनाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मेरे पास 3 एम्प्लॉय, मैंने क्या किया, मेरे पास 2 तरीके, या तो मैं सारी की सारी पावर मैं रखूं और बस इनको बोलूं कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, और फिर उसके बाद सारा का सारा जो बैक एंड का काम हो, जो एट द एंड का काम हो, वो पूरा मेरे सर पर आ जाए, या फिर मैं ऐसा करूं कि इन लोगों को भी थोड़ी थोड़ी पावर दे दूं ताकि इन लोग चीजों को अपने लेवल पर चीजों को सही कर पाए। ये जो अपने लेवल पर चीजों को सही करने वाली बात होती है, यही होती है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन। एंड दिस 1861 का जो एक्ट था, दिस 1861 का जो एक्ट था, इसने फर्स्ट टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किया। तो यहां पर क्या हुआ, इट इज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ द एक्ट एम्पावर द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी कितना, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 का, उसने क्या किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे, कहां कहां पर, सेंट्रल में और प्रोविंशियल में, उसको क्या किया, बढ़ा दिया, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी, एक बार वापस देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। द इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट। इंडियंस के पास अथॉरिटी आ गई क्वेश्चन पूछने की, बजट डिस्कस करने की, लेकिन वोटिंग का अभी भी अधिकार नहीं था, या फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग का भी अधिकार नहीं था। इस बात को याद रखिएगा, इन अ वेरी लिमिटेड सेंस। और मजेदार बात क्या है कि इलेक्शन वर्ड जो है, इलेक्शन वर्ड को बहुत ही केयरफुल तरीके से अवॉइड कर दिया गया। नाउ सॉरी फॉर दिस, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करेंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का एक और नाम है, वो नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसने फर्स्ट टाइम में एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय एंड गवर्नर के लिए मतलब स्टार्ट हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बन पाएंगे, और पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो हिस्सा बने थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नाउ ये पहले थे जिनको लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया, और फंक्शन और साइज जो था वो बोथ सेंट्रल और प्रोविंस का बढ़ा दिया गया। मेंबर ऑफ काउंसिल्स को क्या दिया गया, एक राइट दिया गया ताकि वो डिस्कस कर सके और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सके, सप्लीमेंट्री मतलब अन्य क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। उसके बाद मजेदार बात क्या है कि इसी एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की नींव रखी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। सो लॉर्ड मिंटो जो थे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के जो लॉर्ड मिंटो थे, ही बिकेम द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और यहीं से
फूट डालो शासन करो का तो पहले से था ही ना। यहाँ पर चीजें एकदम क्लियर कट हो गई कि कम्युनल नहीं आपस में भिड़े रहे, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट ये लोग आपस में ही उलझे हुए रहे, एंड दे डोंट बॉर्डर अबाउट फ्रीडम एंड ऑल। ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस एक्ट ने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की बात की। ठीक है। साथ में क्या कम्युनल इलेक्शन और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया गया, जहां पर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस, ये सबका सेपरेट इलेक्टोरेट्स किया गया। सब अलग अलग वोट देंगे और सब अपने ही प्रत्याशी चुनेंगे, ऐसे करके चीजें हो गई ना। ये पहली बार क्या था, बाई कैमरलिज्म की स्टैब्लिशमेंट हुई। बाई कैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल। बाई कैमरलिज्म मतलब कि कौन सी चीजें सेंटर देखेगी, कौन सी चीजें स्टेट देखेंगी, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया। सो इट सेपरेट्स वेरियस सब्जेक्ट्स एज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। नाउ थोड़ा मैं मिटा दूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर कर तरीके से दिखे। ओके। Now it separated various subjects at central and provincial. The bicameral central legislator क्या करेगा, could make law for the whole British India. और पहली बार क्या हुआ, डायरकी इन द प्रोविंसेस भी इंट्रोड्यूस हुआ। ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में बाइकैमरलिज्म और पहली बार डायरकी दोनों चीज इंक्लूड हुई थी। ठीक है। प्रोविंशियल डायरकी मतलब क्या हो गया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो भागों में और डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड और रिजर्व। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म गवर्नमेंट वाज यूज्ड। पहली बार गवर्नमेंट कब यूज हुआ, गवर्नमेंट टर्म 1919 में। और इस एक्ट के अंतर्गत में कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई आफ्टर 10 इयर्स, जो कि रिव्यू करेगी वर्किंग को और अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगी। ठीक है। नाउ 1927 नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19 नवंबर 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 7 मेंबर की एक स्टैट्यूटरी कमीशन की चेयरमैनशिप में साइमन कमीशन जो आया था 1927 के लगभग में। ठीक है। अंडर, और इसी को क्या कहा गया था, साइमन कमीशन। और इसी में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था। इसको आप मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करिए ताकि मॉडर्न इंडिया भी आपका रिवाइज होता चला जाए। तो इसमें लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ी थी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसके बाद 1935 आया, जिसने स्टैब्लिशमेंट किया ऑल इंडिया फेडरेशन का, जहां पर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को यूनिट की तरह कंसिस्ट किया गया। साथ में क्या, डायरकी एट सेंटर। अभी तक कहां था डायरकी एट प्रोविंसेस था, अब डायरकी एट सेंटर हो गया। ठीक है। और अबॉलिश द सेम, और डायरकी एट प्रोविंसेस को क्या किया गया, प्रोविंसेस में प्रोविंशियल जो थे, जैसे पहले था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइडेड था इंडिया। सो वहां से डायरकी खत्म करके अब सेंटर पर केवल और केवल डायरकी रहेगी। ठीक है। और पहली बार आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा बढ़ गया शेड्यूल कास्ट, वुमेन, लेबर्स एंड ऑल में। ठीक है। और फेडरल कोर्ट भी स्टैब्लिशमेंट किया गया 1937। और साथ में क्या, इसने दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, और दो नए प्रोविंस बने, सिंध और उड़ीसा। मजेदार बात क्या है कि बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर उसके बाद जो लास्ट एक्ट है, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसने वायसराय के रोल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है। और एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया गया, इंडिया के लिए एक गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के लिए एक गवर्नर जनरल। और साथ में क्या, इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया एंड रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। ये सब टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि तब देश आजाद होने की कगार पर था, आजाद हो भी चुका था लगभग। ठीक है। चलिए अब सीधा क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नाउ read the following statement with reference to Indian Council Act 1861. As a result of this, total number of executive council of governor general becomes 7. The legislative work number of additional member is 6 and maximum 12.
एंड नो डिफरेंस वाज मेड स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट, ये तो पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है. देयर वाज सर्टेन थिंग्स विच वर एट द स्टेट, और वो आपके सेंटर में नहीं थे. 1861 की बात हो रही है, ठीक है. सो 1861 ने क्या किया, बिल्कुल 1861, एक से मैंने शायद गलत बता दिया. हाँ, शुरुआत में नहीं था, डायरकी वगैरह बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था. मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. डायरकी वगैरह बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था. सॉरी फॉर दैट. कहाँ चला गया, काफी नीचे लगता चला गया. होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड. देयर इज सम प्रॉब्लम व्हिच आई एम फेसिंग राइट नाउ. Sorry for this. थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. Yes, now it is working smoothly, I think so. Yes. सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था. तो डिफरेंशिएशन कोई भी मेड नहीं किया गया था, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था. याद रखिएगा, ये बाद में पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि मैंने बताया था यहाँ पर 1892 के अराउंड में चीजों को चेंज किया गया था. देखा जाए तो 1909, और पहली बार जब यहाँ पर बाई कैमरलिज्म आया था, वो कब आया था, 1919 में. तब जाकर के चीजें थोड़ी सी स्टेट पर आई थी, और कोई भी डिफरेंस नहीं मेड किया गया था. सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट एट कंप्लीटली. स्टेटमेंट 3 इज कंप्लीटली करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं. दो और स्टेटमेंट बचे हुए हैं. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने क्या किया कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिनिएचर कैबिनेट में बदल दिया, रनिंग ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम. अब इस बात को याद रखिए, कनेक्ट करिए. पोर्टफोलियो सिस्टम का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन कब हुआ था? पोर्टफोलियो मतलब कृषि मंत्रालय तुम संभाल लो, है ना, ग्रामीण तुम संभाल लो, ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है. सो पोर्टफोलियो सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1861, ठीक है. और कितने मेंबर थे? मेंबर थे मिनिमम 6 होने चाहिए थे, और लेजिस्लेटिव वर्क में मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12. मजेदार बात क्या, ये जो एज अ रिजल्ट टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिकेम 7, नहीं 5 मेंबर्स इसमें कुल मिला करके आपके. पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है. क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए 1861 में यहां पर था लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मेकिंग एंड अमेंडिंग लॉज को कर दिया गया, और प्रोविंसेस ऑफ मद्रास और बॉम्बे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर दे दी गई. और यहां पर कहीं पर आपका जिक्र नहीं है किस चीज का, कि टोटल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल बिकेम 7. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को देखिए, a 6 member was added in the executive council for the public works department. For legislative work number of additional members were minimum 6 and maximum 12. कितने थे? 6 मेंबर थे आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है. 6 members were there. 6th member was your from public works department. Okay. Next question. Read the following statement with respect to the Indian Council Act 1892 and choose the correct option. It was first implemented on 20th June 1892. Out of 24 members, 5 were non-government members were given the right to ask supplementary question. कब की बात हो रही है? 1892 की बात हो रही है. अब देखिए मजेदार बात क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट 1892, और इसमें क्या हुआ, रॉयल एसेंट 20 जून को मिला, बिल्कुल. और कमेंस कब हुआ?
फरवरी 3 1893 को। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इलेक्टेड टू द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज इंक्रीज्ड टू अ मिनिमम ऑफ 6 to a minimum of 10 and maximum 16 member. Among the additional member, at least half had to be non-official. इस बात को ध्यान रखिए, half had to be non-official. Thus, as per rule, this particular act in these additional members, 6 were official and 10 were non-official. और आधे तो नॉन ऑफिशियल होने ही चाहिए थे, लेकिन उस वक्त में कितने 10 वर नॉन ऑफिशियल एंड 6 वर ऑफिशियल. नाउ इन नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ इंडियन एंड यूरोपियंस आर इंक्लूडेड, सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. नाउ इन दिस एक्ट राइट टू डिस्कस द बजट वाज गिवन बट मेंबर्स वर नॉट अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन. उनको कुछ अधिकार नहीं था. तो देखिए पहली बात यह, इंप्लीमेंट जब था, इंप्लीमेंटेशन 1892 को नहीं 1893 को हुआ. 24 मेंबर नहीं थे, कुल मिलाकर के 16 मेंबर थे. 16 मेंबर में से 16 मेंबर थे जिसमें 6 वर ऑफिशियल एंड 10 वर नॉन ऑफिशियल, और साथ में हाफ होने चाहिए थे नॉन ऑफिशियल. और ये जो नॉन ऑफिशियल थे इसमें आपके यूरोपियंस भी इंक्लूडेड थे. तो मेंबर्स वर गिवन राइट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. इंडिया को अभी कोई ऐसी खास पावर नहीं मिली थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस बजट. पावर टू डिस्कस बजट, केवल डिस्कशन और कुछ नहीं, फाइनल अथॉरिटी कुछ भी नहीं. पावर कब दिया गया? वो दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब हुआ? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम में लॉर्ड मिंटो वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. सो मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909. आई होप ये बात आपको क्लियर हुई. द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी देखा हम लोगों ने. By which of the following act was Federal Court of India established? Federal Court of India was established by the Government of India Act 1935. इस बात को याद रखें, 1935. और पहले जो चीफ जस्टिस बने वो कौन थे? मॉरिस ग्वायर. मॉरिस ग्वायर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस किसके? फेडरल कोर्ट के. पहला सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कहाँ होता? बंगाल के. वहां पर कौन थे चीफ जस्टिस? एलिजा एम्पे. याद होगा, आई थिंक सो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1935 को पास हुआ था. 1937 में एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड? नाउ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन इन 1935. डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल और साथ में क्या प्रोविंशियल लेवल. ठीक है. और डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल. याद रखिए क्वेश्चन में सेंट्रल लेवल पूछा गया. प्रोविंशियल लेवल के डायरकी को खत्म कर दिया गया जो कि 1919 में था. सेंट्रल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, जैसा कि आजकल होता है, चीजें वैसे ही है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यहीं से अच्छी खासी शुरुआत होती है और चीजें मेजरली ली गई हैं फ्रॉम द प्रीवियस लॉज एंड ऑल. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोज टू सेट अप ऑल इंडिया फेडरेशन कंप्राइजिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रोविंशियल एंड प्रिंसियल स्टेट. ठीक है. अब ये सब चीजें, द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट था ही 1935. बर्मा सेपरेट कर दिया गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने स्टैब्लिश क्या कर दिया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को स्टैब्लिशमेंट किया. ठीक है. अबॉलिश कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे को, जो कि 1858 में स्टैब्लिश हुआ था स्टार्टिंग में. फिर उसके फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ. ठीक है. सर मॉरिस ग्वायर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस. ये सब 1935 के अराउंड में हुआ. और साथ में क्या, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्टैब्लिशमेंट हुई. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल? अभी जस्ट बात की, डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. याद रखिए कुछ चीजें मेजर हैं कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी तो इंट्रोड्यूस हुई, तो कहां से? प्रोविंशियल लेवल से हट गई और सेंट्रल लेवल पर आ गई. उसके बाद में हम लोग का बर्मा सेपरेट हो गया. ठीक है. और सिंध आपके 2 प्रोविंस और बन गए, 2 प्रोविंसेस और बन गए. आरडीआई सेटअप हुआ. ठीक है. साथ में क्या आपका फेडरल कोर्ट स्टैब्लिशमेंट हुआ. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी. कम से कम एक मेंटल इमेज बना करके रखिए ताकि एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू
फॉर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया 1919 ने, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, करेक्ट, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्या था, प्रोविंसेस में था, और 1935 ने क्या किया, प्रोविंसेस से ये पावर हटा दी गई थी और सेंटर पर पूरी की पूरी इंपोज कर दी गई थी। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की बात हो रही है, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट की बात 1919 में नहीं हुई थी, 1909 में हुई थी, तो चीजें यहां पर थोड़ी सी गलत है। नॉट डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, नहीं, पूरी तरीके से पावर को खत्म नहीं कर दिया गया था, नहीं डिवोल्यूशन, हाँ डिवोल्यूशन मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, तो हाँ बिल्कुल डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कर दिया गया था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट। एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक्ट एम्बॉडीड रेकमेंडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, एडविन मॉन्टेग्यू एंड वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड इंट्रोडक्शन इन डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रोविंसेस और डायरकी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, या तो रिजर्व होंगे या तो ट्रांसफर्ड होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो केप्ट अंडर प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो ट्रांसफर थे वो मिनिस्टर्स के अंदर में जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ी और बेसिक बातें हैं जो आप जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस वाज डन इन फॉर्म ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। Now, as far as the question of separate electorate Muslims were concerned, इसके लिए 1909 में किया गया था और 1919 में एक्सटेंड कर दिया गया था सिखों तक, यूरोपियन, इंडियन, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन तक। The principle of diarchy refers to, next question is principle of diarchy refers to, क्या किया गया, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू टू कैटेगरी, इस बात को याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। नाउ डायरकी वर्ड कहां से है, ग्रीक वर्ड है डाई और आर्क मींस विच मींस डबल रूल, ठीक है। ज्यादा इसके डीप में नहीं जाते, बस इतना याद रखिए कि दो में डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड टू द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। In the government of India 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transfer subject. Which of the following were treated as reserved subject? ना ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा घुमा करके थोड़ा डेप्थ में पूछा है, किसमें, आईएएस में। This is a question for Indian Administrative Service pre 2022. Now the government of India 1919 introduced diarchy at the provincial level. The provincial government subject were separated into two division, reserved और transferred. तो ट्रांसफर लिस्ट के जो सब्जेक्ट थे वो थे आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क, हेल्थ सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एजुकेशन। और सब्जेक्ट जो रिजर्व लिस्ट में थे और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में थे वो कौन से थे, वो सारे इंपॉर्टेंट थे, जैसे हो गया फॉरेस्ट, जैसे हो गया वाटर, जैसे हो गया लेबर डिस्प्यूट सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यूज, एग्रीकल्चर लोन्स, पुलिस एंड प्रिजन्स। तो जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे कहां थे, रिजर्व लिस्ट में थे। बाकी सब क्या थे, ट्रांसफर लिस्ट में थे। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ठीक है। तो देखेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केवल क्या था, वो था ट्रांसफर में, बाकी सब कुछ रिजर्व में था। डायरकी सिस्टम एट द प्रोविंसेस पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ, डायरकी सिस्टम एट द प्रोविंसेस 1919 में, ठीक है। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम कब, 1919 में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, इसके अभी आंसर पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाए। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें क्या हुआ, एक अपर हाउस का नाम दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस का नाम दे दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर थे, 60 मेंबर थे, जहां पर मैक्सिमम 20 मेंबर्स कुड बी ऑफिशियल इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 18 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। लोअर हाउस को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। लोअर हाउस वाज कॉल्ड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर सेक्शन 19 of this act. Now it originally provided for 140 member and 100 elected, 40 nominated, but ये चीज हुई नहीं और 60 मेंबर, 33 इलेक्टेड एंड 27 नॉमिनेटेड वर देयर। यही चीज अब भी चल रही है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही करके ये चीजें डिराइव हुई हैं पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से,
कि अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया। उसके बाद क्या, ये थोड़ा सा है यहाँ पर कि 145 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्रीज कर दिया गया 143 से 145 में, ठीक है। और साथ में 42 से एक नॉमिनेटेड मेंबर्स को इंक्लूड कर दिया गया, तो इसकी वजह से नंबर्स ऑफ मेंबर्स बढ़ गए। ज्यादा कुछ है नहीं, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए पॉज करके, ताकि आप लोगों को भी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल, 100 बार देख चुके, 1919, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all women above the age 21, and Government of India Act 1935 gave women reserved seat in legislature, and both the statement are completely true. तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1918 में क्या हुआ, ब्रिटेन granted limited suffrage to women property holder. The law did not apply to British citizen in other parts of empire. Now, despite all India women's deputation led by Sarojini Naidu, Edwin Samuel Montagu, then Secretary of State of India, demands were ignored by Montagu Chelmsford reform. ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं मिली, ना ही वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में अलाउड प्रोविंशियल काउंसिल टू डिटरमाइन वेदर वुमेन कुड वोट, और साथ में स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, इनकम और एजुकेशन लेवल मेट करती हैं कि नहीं करती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। सर यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हाँ सॉरी, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, मेरी गलती हो गई, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने रेकमेंड ग्रांटिंग वोट राइट टू ऑल वुमेन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने क्या रिफॉर्म 1919 में ये चीजों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। माई बैड, आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़े से गलत सोच लिया था, आई थिंक सो, ठीक है। So statement 2 is correct. Government of India Act 1935 extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class, women and labor. ये हम लोग ने, जब हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे थे इसका, तभी हम लोग ने देखा था। Now with reference to Indian civil services, which of the following statement are correct? Government of India Act 1919 provided for a separate examination for Indian civil services, ठीक है, which used to be held in India. In the Indian civil services in 1941, the percentage of Indian was more as comparison to Europeans. Both statement 1 and 2 are both are correct. Now Lord Macaulay जो पहली बार थे जिन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में भी बोला था कि इंग्लिश में होना चाहिए। So the concept of merit based civil services in India was introduced in 1854, ठीक है, मैंने बताया भी था पिछले वाले यूनिट में। For this purpose, Civil Service Commission was created and set up in London, and competitive examination start कब हुए 1855, लेकिन कहाँ पर स्टार्ट हुए, लंदन में ही स्टार्ट हुए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने एक सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज को कंडक्ट किया, और वो कहाँ, वो इंडिया में ही हुआ। पहली बार कब हुआ, 1922 इलाहाबाद में, और बाद में दिल्ली में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। 1941 में 1941 में इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या हुआ कि परसेंटेज ऑफ इंडियंस वर फार मोर देन यूरोपियंस ज्यादा दे नहीं रहे थे, इंडियंस ही दे रहे थे। नाउ बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स आर क्रिएटेड? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 120 मेंबर वाज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। established by King George versus proclamation on 23rd King George 5 मैं वर्सेस कर दिया, सॉरी। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रॉयल असेंट मिल चुकी थी तब, ठीक है। एनुअल मीटिंग होती थी चेंबर ऑफ प्रिंसेस की, ठीक है, एंड इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी, और फर्स्ट चांसलर जो थे वो महाराजा बीकानेर थे, गंगा सिंह, ठीक है। इसको, और ये आई थिंक सो जहां तक मुझे याद है ये यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, पिछली बार ही पूछा गया, ठीक है। क्या पता आप इस बार ये पूछ लें कि कौन था पहला फर्स्ट चांसलर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंबर ऑफ प्रिंसेस, फर्स्ट हेड कौन था उसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919?
विच आर द फॉलोइंग इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इलेक्शंस कौन से हुए थे, इलेक्शंस हुए थे आपके 1926 एंड 1945 इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल असेंबली was held under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नाउ विच ऑफ द कौन कौन से इलेक्शन जो हुए थे 1926 जो कि बेस थे 1919 में, ठीक है, बेस मतलब इन द सेंस वहां का उन्होंने रेफरेंस लिया था। नाउ इन विच ईयर ऑफ फॉर द सॉरी इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was held। द लास्ट इलेक्शन का 1945, अभी कुछ देर पहले हमने देखा 1945 और 1926 दो ऐसे थे जो कि डिराइव किए गए थे 1919 से। पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स टू इशू ऑर्डिनेंस इन द रिलीग, ये कब चीज हुई थी, ये हुई थी 1935 में। तो वायसराय को एम्पावर किया गया था ऑर्डिनेंस वगैरह पास करने के लिए विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस जो कि आर्टिकल 123 है अभी, is inspired by section 42 of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आपको यहां से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जो अभी करंट में जो आपका लॉ चल रहा है वो कुछ कुछ चीजें डिराइव हुई हैं फ्रॉम द प्रीवियस लॉज ओनली। Now which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? The Indian Council Act of 1909, the Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935 and the Indian Independence of 1957। ऑब्वियस सी बात है 1935 क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसने क्या किया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रोविंसेस वगैरह पर ज्यादा ध्यान दिया, गवर्नर जनरल के बिहाफ गवर्नर जनरल को वो कर दिया गया, ठीक है, प्रोविंसेस की पूरी पूरी अथॉरिटी दे दी गई, ऐसे कह सकते हैं। यस, नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसकी बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1935 में। सेपरेशन ऑफ पावर 1935 में। डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कहां पर, ठीक है, डायरकी को सेंटर पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बल्कि जो आपके प्रोविंशियल थे वहां से हटा दिया गया। प्रोविंशियल पर कब लगा आपका डायरकी प्रोविंशियल पर तब लगा 1919 में। इस बात को थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। One amongst the following was not a salient feature of Government of India Act 1935. The Act provided for All India Federation. Residuary subjects were allotted to provincial legislature. It marked the beginning of provincial autonomy. नहीं, it abolished diarchy at the provincial level and introduced at its center. Abolished diarchy at provincial and introduced at the center. लेकिन पूछा क्या गया, नॉट अ सेलियंट फीचर, नॉट अ सेलियंट फीचर, नॉट अ सेलियंट फीचर में द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन। बिल्कुल हमने जब नोट्स हम लोग इसी के पढ़ रहे थे तब हमने देखा रेसिडुअरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। नहीं, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हाँ, लगभग स्टार्ट हो गई थी और साथ में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो रेसिडुअरी सब्जेक्ट वर नॉट एलोकेटेड टू द सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। रेसिडुअरी पावर वर वेस्टेड इन द वाइसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। द फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अभी जस्ट यही सब चीजें देख रहे हैं। प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। विच एक्ट provided, which of the following act provided for a federal polity in India? Federal polity का Government of India Act 1935. In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary powers were given to Governor General। इस बात को याद रखिएगा, this is important also. The federal system proposed under the Government of India Act 1935 was Federation of India. Which of the following is not an important and permanent constituent of constitutional history India adopted from the Government of India Act 1935? Elected representative for legislative, a written constitution for the country। यही मेजर जो चीज थी, जिस चीज को मतलब नॉट एन इम्पॉर्टेंट बट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट हाँ यही चीज जो थी ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
The provision for written constitution for the country was not mentioned in Government of India Act 1935, and demand for constitution was accepted by principle of and it was known as August Offer 1940. Is not an important and permanent constituent of communal constitutional history of India. सॉरी थोड़ा फंबल कर रहा हूँ बोलने में, ठीक है. ओके आगे बढ़ते हैं. Why is the Government of India Act 1935 is important? It is the main source of Indian Constitution. Yes, it is the main source of Indian Constitution. Now which one of the following acts led to the separation of Burma? आपको ही पता है ये हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. अब देखिए ये वीडियो वैसे भी आई थिंक सो काफी लंबा जा रहा है, तो मैं यहीं पर इसको छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ सके, जल्दी कंप्लीट कर सके, और फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये आज ही के दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी. ये सुबह वीडियो आपको मिल रहा है, शाम या रात तक में आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा. ठीक है. सो अगर ये वीडियो भाई पसंद आई है, मुझे पता है मेरी लाख गलतियों के बाद भी अगर पसंद आई है, सो प्लीज मेक श्योर करिए कि हिट द लाइक बटन. ठीक है. अगर चाहते हैं कि सीरीज को कंटिन्यू करूं, आपका कमेंट इज वेरी वैल्यूएबल टू मी, इट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप कमेंट जरूर करिएगा. ठीक है. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी, माई ईमेल आईडी इज इन डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा और सही से और अच्छे से बताने की मैं कोशिश करूंगा. ठीक है. मेरे साथ बने रहिएगा. तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक ले जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच.